दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सरफराज नवाज अहमद। सर, आप कार्डियोलॉजिस्ट और डायबोलॉजिस्ट हैं जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में जी देखा गया कि काफी जो पेशेंट्स हैं जिनकी लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, जी। तो उनको काफी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं जी। तो उस बारे में आपका क्या आकलन है? किस तरह के आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं जी। और उसका क्या इम्पैक्ट है, उस बारे में बताइए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जिनको भी कोविड हुआ है, जो कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं और जो कोविड से सफ़र हो चुके हैं, इन लोगों में कैपिलरी ब्लॉगिंग होने के चांसेस रहते ही हैं, जिसके लिए हम लोग जनरली सारे पेशेंट्स में जो खून पतला करने वाली दवा होती है, जिसको हम लोग इकोस्प्रिन और साथ ही साथ एटोरोस्टेटिन, जो स्टेटिन्स दवाइयाँ होती हैं, ये देते ही हैं ताकि लंग्स के अंदर और साथ ही साथ हार्ट के अंदर में जो कैपिलरी ब्लॉगिंग हो जाती है, जो खून गाढ़ा होकर जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक और पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये हम लोग देते ही हैं। और आप लोगों ने कोरोना होने के बाद कम से कम 3 महीना ये दवाइयाँ खानी चाहिए। साथ ही साथ पोस्ट कोविड सिंड्रोम में लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ गए हैं, साथ ही साथ पैरालिसिस के चांसेस भी बढ़ गए हैं। देखिए, इससे डर के कोई मतलब नहीं है। हमने जिस तरीके से कोरोना को हराया है, कोरोना का इलाज किया है, उस तरीके से इसको भी हम लोग एहतियात कर सकते हैं और बड़ी बीमारी होने से, जैसे हार्ट अटैक होने से और पैरालिसिस होने से बच सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखना है, खान पान अच्छा रखना है। खान पान में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक जो नियमित एक्सरसाइज बताई गई है, उतनी नियमित एक्सरसाइज आपने करना है। कैसा हो जाता है कि कोरोना होने के बाद में लंग्स में जो वाइटल कैपेसिटी होती है, जो एक तरीके की फेफड़ों की हमारी ताकत होती है, वो कम हो जाती है, जिसके लिए स्पायरोमेट्री और हम लोग जो दूसरे लंग्स की एक्सरसाइज बताते हैं, ये आपने करना चाहिए। प्रॉपर वॉक करना चाहिए, अपना बराबर से नींद लेना चाहिए। स्ट्रेस इतना बड़ा फैक्टर हो गया है, हर कोई कोरोना की न्यूज़ सुन के और साथ ही साथ अपने परिजनों के और अपने रिलेटिव्स को खो के बहुत स्ट्रेस में है, डर में है, और यही स्ट्रेस ये चीज़ों को बढ़ा देता है। स्पेशली शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है ये स्ट्रेस फैक्टर। सरफराज सर, आप क्या कहोगे कि काफी लोगों में ब्लड क्लॉटिंग के अलावा थ्रोम्बोसिस जो बोलते हैं जी, उसका भी काफी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी वजह से इतने परेशान है, वो हमेशा पेन में रहते हैं। बिल्कुल सही बात। लोगों को आपका क्या सजेशन होगा? ऐसे लोगों को मैं कहूँगा सर कि आप बराबर अपने फॉलोअप में रहिए, आप बराबर अपने डॉक्टर्स के साथ में फॉलोअप में रहिए। पोस्ट कोविड जो हम लोग ओपीडी चला रहे हैं, जो ओपीडी में हम लोग आप लोगों को एडवाइस देते हैं कि नियमित रूप से आप अपने डॉक्टर से आके मिलें। आपको कोई भी सिम्टम्स हो, जैसे सांस का फूलना, जैसे छाती में दर्द होना, पसीना आना, सोते वक्त आपको घबराहट होना, इन चीज़ों में से अगर आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ होती है तो आपने अपने डॉक्टर को आके दिखाना है। और ख़ास तौर से खून पतला करने वाली जो दवा है, कम से कम कोरोना ख़त्म होने के बाद या कोरोना की दवा ख़त्म होने के बाद 3 महीने तक आपने खून पतला करने वाली दवा खानी चाहिए। सर, आप क्या कहोगे, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो जिनका कोरोना के दरमियान जो ट्रीटमेंट चल रहा था, जी, स्टेरॉइड्स दिया गया जी, उसके वजह से बाद में उनका इम्पैक्ट 1-2 महीने के बाद ऐसा हुआ था, उनको म्यूकर और जो ब्लैक फंगस कहते हैं, उसके भी थोड़े बहुत सिम्टम्स शुरू हो गए जी। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो क्लिनिक में आने के लिए डर रहे हैं जी, या उनको ऐसा लगता है ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली जाएगा जी, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? सर, कैसा है कि ये बात सही है कि कुछ लोगों को कोरोना में स्टेरॉइड के यूज़ के बाद में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हम जिसे कहते हैं वो हुआ है। लेकिन ये बात उतनी ही सही है सर कि स्टेरॉइड्स ने पूरी दुनिया में उतनी जानें भी बचाई है। और म्यूकोरमाइकोसिस के लिए या ब्लैक फंगस के लिए सिर्फ स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी हम देखते हैं कि जिनको वात का बीमारी है, जिनको संधिवात, घटियावात जो हम लोग बोलते हैं, रूमेटेड आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, ये कई साल से सर स्टेरॉइड खा रहे हैं, उनको तो कभी ब्लैक फंगस नहीं हुआ। ठीक है, कई ऐसी कंडीशन है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो उसको भी कम करने के लिए हम लोग स्टेरॉइड्स देते हैं, लेकिन उनमें ब्लैक फंगस नहीं हुआ। ब्लैक फंगस होने का सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फंगस जो है ये बहुत छोटी चीज़ है। इन्हें समझ लीजिए कि एक 5 साल के बच्चे ने एक 50 साल के आदमी को हरा दिया, तो वो एक 50 साल के आदमी की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाना चाहिए, उसमें इन्हें उसका
ताकत इतनी कम हो गई कि एक 5 साल का बच्चा उसको हरा दे रहा है। तो उसके लिए सिर्फ स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए जैसे कोई पेशेंट है जिसको HIV है, जिसको कैंसर है, जिसको दूसरे इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स है, जिसको डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में नो डाउट स्टेरॉइड की वजह से कुछ लोगों को, साथ ही साथ कुछ लोगों ने जिंक खाया है, कई लोग जो बहुत प्रोलॉन्ग यूज में रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर में, ठीक है, उन लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। स्टेरॉइड हम लोग बहुत सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कोविड में ही हमने स्टेरॉइड्स यूज किया है। ऐसी बहुत सी दूसरी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं और स्टेरॉइड से हम लोगों को बहुत फायदा मिला है और उसने बहुत सारी जानें भी बचाई है और कम कीमत में, बहुत कम पैसों में लोगों की जान बचाई है उसने। तो इससे ना डरें, बस कैसा है कि फॉलोअप में बराबर रहें, कैसा है। और आपके जो भी सवाल है आप अपने डॉक्टर से पूछिए, आपके जो भी कंफ्यूजन से आप पूछिए कि भैया ये स्टेरॉइड मैंने कितना लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, क्या इफेक्ट्स होते हैं, या हमने क्या मॉनिटर करते रहना चाहिए, ताकि जिससे हमको पता चल जाए कि हमको भैया ब्लैक फंगस हो रहा है और क्या चीज़ हो जा रही है, जिससे हम जल्द से जल्द हमारे डॉक्टर के पास पहुंच सके और अपना इलाज करा सकें। जो कोविड पेशेंट है, पर्टिकुलर जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट है, जिन्होंने हाल ही में 2 वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरा किया, डोज पूरा किया हुआ, ऐसे पेशेंट में भी देखा गया तो उनका आर्थराइटिस के जो प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द की जो प्रॉब्लम है या संधिवात है, इसमें कुछ कमी नहीं हुई, वो दर्द वैसी की वैसी बरकरार है और भी थोड़ा बहुत डर लगता है उनको। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए कैसा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक टोटली अलग चीज़ है, वैक्सीनेशन एक टोटली अलग पार्ट है। वैक्सीनेशन सबसे पहले हमने करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और यही एक चीज़ जो है जो हमको इस बीमारी से बचा सकती है। और अगर हम नहीं ले पा रहे हैं इस चीज़ को तो कहीं ना कहीं हम सोर्स हैं दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन लेना चाहिए और मेरी सारी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाएं और ये ख़तरनाक बीमारी से बचें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी चीज़ है सर, ये बहुत लंबी चलने वाली बीमारी है, बहुत लंबी चलने वाली बीमारी है। और इसके लिए कैसा है, जो अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो अवेलेबल हैं, जिसके लिए हम लोग हमारे पेशेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं, बुलाते भी हैं, ठीक है। और ये दोनों चीज़ को इससे जोड़ लेना कि भैया वैक्सीनेशन के बाद में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है या वैक्सीनेशन के बाद में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो पेन है वो कम नहीं हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं और ये दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट अवेलेबल है। क्या कहूँगी कि लोगों में काफ़ी दहशत है, लोग आज भी देखा गया ऐसे हालात बन गए कि लोग क्लिनिक आने के लिए टाल रहे हैं जी। उनको लोग फियर पैनिक है, उनको लगता है कहीं हम गए तो कहीं हमको अलग से संक्रमण न घेर ले, तो ऐसा उनके मन में संदेह, काफ़ी डाउट। इस बारे में आपका क्या अगला है? देखिए ये डर जो है, मैं खैर कहूँगा कि ये जो डर है एक तरीके से ज़रूरी भी है, क्योंकि सर हम लोग देखते हैं कि अभी हमने सारी चीज़ें ओपन की, आप लोग देखिए शादियों में कितना लोग एक साथ गैदरिंग कर ले रहे हैं, लेकिन सर लोग वहाँ जाने से नहीं डरते। वहाँ लोग आपको बगैर मास्क के दिखेंगे, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, वहाँ आपको बराबर को इतने बार सैनिटाइज करते हुए नहीं दिखेगा अपने हाथ को। तो सिर्फ क्लिनिक ही क्यों, ठीक है हम जानते हैं कि भैया हाँ क्लिनिक में ऐसे पेशेंट हमारे पास रहते हैं, लेकिन अगर ये 3 चीज़ हम हर जगह, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो लोकल गैदरिंग हो, चाहे वो शादी हो, कहीं भी हो, अगर ये 3 चीज़ हम फॉलो करते हैं, जैसे भैया फेस मास्क पहन के रहना, जैसे भैया बार बार हाथ धोते रहना, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना, तो इससे हम बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। डर एक हद तक ज़रूरी है, लेकिन एक हद के बाद डर आपको कमज़ोर कर देता है और जिसके बाद मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, घबराहट हो जा रही है, एंग्जाइटी हो जा रही है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ये डर को हमको हटाना पड़ेगा और ये डर को हटाने के लिए ही ये वैक्सीन ड्राइव जो आया है, ये आया है, शुरू हुआ है, ताकि आप दोनों वैक्सीन अपने बराबर समय पर लें और इस बीमारी से बच सकें। अब हमें ये भी बताइए कि जो कोरोना, जो पोस्ट कोरोना जो पेशेंट है, उसके लिए किसी प्रकार कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज है क्या, म्हणजे अंडर वन रूफ सारे के सारे ट्रीटमेंट हो जाए, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए रिहेबिलिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कैसा है कि जो चीज़ से आप सफ़र हो गए, एक तो कोरोना तो आके चला गया और कोरोना आने के बाद का जो फेज़ है, तो रिहेबिलिटेशन में मैं आपको हर चीज़ के लिए बताऊंगा कि कैसा भैया आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुए लोगों ने अपने आसपास में हॉस्पिटल्स में इतनी मौत देख ली है कि वो लोग उस डर से बाहर ही नहीं आए।
तो रिहेबिलिटेशन में सिर्फ हमको फेफड़ों को ही ताकत नहीं देना है, हम लोगों को उन लोगों का जो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उन पेशेंट लोगों को जिन्होंने अपने परिजनों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने घर के लोगों को खोया है, उनकी हमको मानसिकता भी बरकरार रखते हुए उनका जो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है उसको भी कम करना है और उनको वो पेन से और वो इन्वायरमेंट से बाहर लेकर आना है। क्योंकि जब तक हम वो सोच से और वो इन्वायरमेंट से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम इस चीज़ से नहीं जीत पाएंगे। दूसरी चीज़, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भैया जो लंग्स में डैमेज हुआ है, तो लंग्स के डैमेज के लिए हमको स्पायरोमेट्री करना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। इस चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे जब तक हमारा लंग कंप्लायंस नहीं बढ़ेगा। हमने आपसे कहा कि भैया कोरोना के बाद में पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं, पैरालिसिस की चीज़ें बढ़ गई है, थ्रोम्बोसिस बढ़ जा रहा है। तो इसके लिए आपको रेगुलर फॉलोअप के लिए डॉक्टर्स के पास में आना है। आपको कुछ भी सिम्टम्स होते हैं, छोटे सिम्टम्स, पहले सिम्टम्स में ही आप डॉक्टर्स के पास आ जाएं ताकि ये सारी चीज़ें हम आपकी इवेल्युएट करके सही समय पे सही ट्रीटमेंट दे सकें। सर अभी हाल ही में कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए जो बोन डेथ के प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी पेशेंट्स में, जी, ये पोस्ट कोविड पेशेंट में, जी। इस बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए कैसा है, कोविड एक ऐसी बीमारी है जो हमारे को किताब में नहीं पढ़ाई गई। ये हमारे लिए भी नई बीमारी है, हमने भी इसको सीखा है और सीखने के बाद हर डॉक्टर अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है अपने अपने तरीके से, ठीक है। अब जब के एटॉप्सीज शुरू हुई, पहले तो आपको पता होगा कि जब कोरोना आया था तो कोरोना का पता ही नहीं चल रहा था डेथ्स क्यों हो रही, लेकिन जैसे ही इटली में एटॉप्सीज हुई, पोस्टमार्टम हुआ, तब सबको पता चला कि भैया ये कैपिलरी ब्लॉगिंग हो जा रहा है, कैपिलरी ब्लॉगिंग होने की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और डेथ हो जा रही है। तब हमने पता चला कि भैया हमने इसको एंटीकोएगुलेंट्स देने चाहिए, खून पतला करने वाली दवा देना चाहिए, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स देनी चाहिए। जिस तरीके से अब ये एटॉप्सीज और होगी और इस बीमारी के बारे में हमको जानकारी होगी, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो, चाहे वो किडनी रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रेन रिलेटेड हो, चाहे वो बोन रिलेटेड हो, जिस तरीके से हम लोग ये चीज़ आगे बढ़ते जाएंगे, जिस तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और इसका क्या ट्रीटमेंट पार्ट रहेगा और इसको हम कैसा प्रिवेंट कर सकेंगे, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट के लिए किस प्रकार की स्पेशलिटी अपने क्लिनिक में उपलब्ध है, उस बारे में बताइए। जी, हम कोविड और नॉन कोविड दोनों पेशेंट देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास में जो नॉन कोविड पेशेंट हैं जो यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है। जो कोविड पेशेंट हैं हम लोग उनको यहाँ बुला के खुद मैं पर्सनली चेक करता हूँ ताकि उनका एक डॉक्टर पेशेंट जो रिलेशन है कैसा है। पेशेंट भी यही सोचता है कि जब तक मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और उसने मुझे जब तक हाथ नहीं लगाया तो मैं ठीक नहीं होगा। तो मेरा यही सोच है कि जो कोविड पेशेंट है, हमने पूरे कोविड में अपने पेशेंट यहाँ बुलाए, हमने यहीं देखा है, इसी जगह देखा है, सबको चेक किया है। तो हम लोग हमारे कोविड पेशेंट को यहाँ बुला के चेक करते हैं ताकि उनके जो भी डर है, सवाल है और जो तकलीफ है हम उसको दूर करने की कोशिश कर सकें। ये दोनों तरह की फैसिलिटीज़ हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। आपका क्लिनिक कहाँ पर अवेलेबल है, उस बारे में बताइए। मेरे जो क्लिनिक है मैं 3 जगह कंसल्टेशन करता हूँ। मैं सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सदर अंजुमन कॉम्प्लेक्स में कंसल्टेशन करता हूँ। उसके बाद शाम में 6:30 से 9:30 बजे तक अहबाब कॉलोनी जाफर नगर में मेरा क्लिनिक है, मैं वहाँ कंसल्टेशन करता हूँ। और रात में 10 से 12 मेरा कंसल्टेशन होता है ऑटोमोटिव चौक, नई बस्ती, टीका। ठीक, थैंक यू।